तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसका लेक्चर नंबर 3 या फिर पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि इसी वीडियो में हमारे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाने वाला है। जी हाँ, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो इन 3 वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है इसी चैप्टर का, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बिकॉज इसमें मैं जो चीज़ें बताऊं इसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैं उसको प्रीवियस वीडियो से लिंक करके समझाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपको गैप मिलेगा जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारे गुड्स क्या होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो हमारे गुड्स का मीनिंग होता है आइटम्स purchased by business for the purpose of for resale to earn profit. These are the stock in trade for the business. यानी कि गुड्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारा बिजनेस ओनर है वो उसको खरीदता है फॉर द पर्पज़। उसका पर्पज़ क्या होता है कि उन चीज़ों को रीसेल करेगा और रीसेल करके उसमें प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट हम कब कमाते हैं कि जब हम 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं उसको 200 पे बेच रहे हैं, जो 100 रुपये एक्स्ट्रा हमने बेचा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। These are called the stock in trade of the business, यानी कि इसको हम स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं। अब अगर हम एग्जांपल से मैं समझाऊँ तो जो हमारा मोमो वाले भैया थे, आपको याद हो, जो मैंने पिछले 2 वीडियो से उनको लेते हुए आ रहा हूँ, तो मोमो वाले भैया जो थे तो वो जो फैक्ट्री से अपना मोमो खरीद के लाते थे, तो वो जो मोमो फैक्ट्री से खरीद के लाए और फिर आपको बेचा, तो जो फैक्ट्री से उन्होंने खरीद के लाए वो उनके लिए गुड्स हुआ, यानी कि वो उनका स्टॉक इन ट्रेड हुआ। अब वो मोमो लेके आए, उसको स्टीम किया, ये फ्राई किया, यानी कि उसको प्रोसेस किया थोड़ा सा, फिर आप उसको कस्टमर्स को बेच दिया। तो मोमो वाले भैया के लिए उनका गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ, जो फैक्ट्री से उन्होंने मोमोज लाए। डिस्टिंक्शंस फ्रॉम एसेट, यानी कि एसेट से कैसे अलग होते हैं। तो जो एसेट्स होती है हमारी, एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस वाइल गुड्स आर हेल्ड फॉर सेल। यानी कि जो अगर हम एसेट्स और गुड्स में एक डिफरेंस जाने, बिकॉज एसेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें इनकम जनरेट करते हैं, और जो हमारे गुड्स होते हैं उससे भी हमें प्रॉफिट अर्न होता है। बट एक डिफरेंस होता है, जो एसेट्स होती है उसको हम अपने पास रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस में, जबकि जो हमारे गुड्स होते हैं वो हमारा पर्पज़ ही होता है कि हम उसको बेचेंगे। गुड्स हम अपने पास रखेंगे नहीं, उसको बेचना ही बेचना है कैसे ना कैसे करके। अगर उसको नहीं बेचेंगे तो हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन दिया हुआ है कि फॉर अ फर्नीचर डीलर टेबल्स एंड चेयर्स आर गुड्स, यानी अगर कोई फर्नीचर का डीलर है तो उसके लिए जो चेयर है, उसके लिए जो टेबल्स है, वो सारे उसके गुड्स हुए। For a manufacturing company, raw materials, work in progress, finished goods are all considered for goods and inventory। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर मतलब कि मान लीजिए ये जो पेन है, आप ये पेन बनाते हो, तो इसके लिए जो स्टील है, इसके अंदर का जो मैग्नेट है, इसके अंदर का जो मेटल है, ये सारी चीज़ें अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर कहीं और से मंगवा रहे हो फिर उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए भी, जितनी भी सारी चीज़ें वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, हमारी गुड्स या फिर इन्वेंट्री कहलाएंगी। रॉ मटेरियल हमारा वो होता है, जैसे कि अगर कोई ब्रेड की फैक्ट्री है तो उसके लिए वो जो फ्लोर मंगवा रहा है ब्रेड बनाने वाला, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल हुआ। उसने जो अवन है उसमें जो बैटर है उसको बना करके डाल दिया है, फ्लोर को जो बैटर बना उसको अवन में डाल दिया, अभी वो ब्रेड भी नहीं बनाया हो ना ही वो फ्लोर है, वो इन प्रोसेस है, तो वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस करवाता है। और जब हमारा अवन से ब्रेड बन चुका है, ब्रेड हमने बाहर निकाल लिया, तो वो हमारा फिनिश गुड करवाता है। तो ये जो तीनों चीज़ों को हम अपना क्या नाम दे सकते हैं, गुड्स या फिर इन्वेंट्री का नाम दे सकते हैं। कॉस्ट हमारा क्या होता है, कॉस्ट होता है हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि हमें इनकर करा होता है, यानी कि खर्च किया होता है, या फिर एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग, या फिर हमारा एक्टिविटी। इट इज़ द एक्सपेंस इनकर टू प्रोड्यूस और एक्वायर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कॉस्ट हमारी लागत होती है। हमने गुड्स को खरीदने के लिए, यानी कि मोमो वाले भैया ने जो फैक्ट्री से मोमो खरीद के लाया, तो उसके लिए जितना भी पैसा उन्होंने पे किया होगा तो वो उनकी कॉस्ट हो गई होगी। एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हो जाती है। परचेजेस क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेस बोथ फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट
फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। यानी कि जो हमारे मोमो वाले भैया हैं, अगेन सेम एग्जांपल, देखो एग्जांपल मैं सेम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज उसको मैं 2 वीडियोस लेते आ रहा हूँ, तो उससे आपका एक कनेक्शन हो जाना चाहिए। तो जो मोमो वाले भैया फैक्ट्री से मोमो ला रहे हैं, मतलब होलसेल मार्केट से जहाँ पे बनता है वहाँ से ला रहे हैं थोड़ा अपना क्वान्टिटी जितना उनको डेली यूज़ रहता है, तो वो जो ला रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हुआ, परचेजेस हुआ। परचेज ऑफ व्हाट, परचेज ऑफ गुड्स हुआ। और उसी को जब हम रिटर्न कर दे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, गुड्स डेट आर रिटर्न टू द सप्लायर। यानी कि उन्होंने कुछ मोमो ले आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ जो मोमो है वो वेज वाले नहीं, या फिर उन्होंने पनीर वाला लाया, उसमें क्या है कि वो पनीर वाला मोमो नहीं है, उसमें से थोड़े बहुत वेज वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने उनको ज़रूरत थी उतने रख लिए, और जो बाकी जो बचे हुए थे जो उनके काम के नहीं थे उसको वापस सप्लायर को दे दिया। तो जो सप्लायर को दिया इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, यानी कि जो चीज़ हम लाए थे उसको वापस दे रहे हैं। और इसी को कहीं कहीं आपको रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि हम चीज़ों को लौटा रहे हैं बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। तो हम बाहर क्या करते हैं, जो चीज़ें अंदर आई हैं, अंदर क्या आता है हमारा परचेज, हम कुछ करते हैं तो गुड्स अंदर आते हैं, रिटर्न किया तो वो गुड्स बाहर जाते हैं, तो आउटवर्ड होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड, इसको ऐसे याद करना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है। सेल्स हमारा क्या होता है, सेल्स हमारा वो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होता है जो कि हमने जनरेट किया होता है फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स बोथ कैश एंड ऑन क्रेडिट। देखो कैश मतलब कि नगद वाला जो ट्रांजेक्शन होता है हमारा, यानी कि ऑन द स्पॉट आपने पेमेंट कर दिया। क्रेडिट वाला मतलब होता है कि हमने उधार पे कुछ सामान किया है, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो सेल्स हमारे क्या होते हैं, जो मोमो वाले भैया ने जितना वो डेली मोमो जो बेचा उन्होंने, यानी कि मैंने गुड्स और सर्विसेज को बेच करके जो भी पैसा कमाया, जो रेवेन्यू कमाया, वो मेरा सेल्स का नाम हो जाता है। स्टॉक हमारा क्या होता है, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, तो वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इट रिप्रेजेंट्स द गुड्स दैट द बिजनेसेस हैज़ ऑन हैंड फॉर सेल। यानी कि स्टॉक या फिर इन्वेंट्री वो होता है, मान लीजिए मैं मोमो वाला हूँ, तो मैं जाता हूँ डेली फैक्ट्री से 100 या फिर 1000 यूनिट ऑफ मोमोज लेके आता हूँ। मेरा कुछ बिकता है, कुछ बच जाता है, जिसको मैं नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जान लीजिए कि मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड पूरा 1 साल का होता है, यानी कि जनरली हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है अकाउंटिंग पीरियड। कैलेंडर ईयर भी रह सकते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वो डिपेंड करता है। बस आप ये जानिए 1 साल का अकाउंटिंग ईयर हो गया। तो जितना भी हमने स्टॉक खरीदा, मान लीजिए कोई सप्लायर है फर्नीचर का, तो वो हर साल 1 लाख फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है या फिर वो खरीदता है। 1 लाख यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख यूनिट्स उससे वो लाता है। साल भर में मान लीजिए उसने 90,000 यूनिट्स बेचे, उसके पास 10,000 यूनिट यानी कि 10,000 उसके पास यूनिट्स बची है फर्नीचर की। जो 10,000 यूनिट्स बची है, और जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है तो वो जो 10,000 यूनिट बचा हुआ वो उसका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री हो जाता है। तो स्टॉक या फिर इन्वेंट्री क्या हुआ, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है तब हमारे पास जितना भी अनसोल्ड गुड्स है, यानी कि जो हमारा गुड्स था जो बिका नहीं हमारे पास रखा हुआ है और हम उसको बेचेंगे अगले साल, तो वो जो गुड्स बचा हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा स्टॉक या फिर हमारा इन्वेंट्री कहलाएगा। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हमारा, अगर मैन्युफैक्चरिंग वो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसमें 3 होती है, जैसे मैंने समझाया। रॉ मटेरियल्स होता है जो कि हमारा बेसिक इनपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यानी कि हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस में लगा दिया है, तो यानी कि पार्शियली फिनिश्ड गुड्स, अभी वो पूरी तरीके से ना बना है और ना ही उसको शुरुआती स्टेज है, वो बीच में है। फिनिश गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि रेडी फॉर सेल है, यानी कि वो पूरे बन चुके हैं, प्रोसेस हो चुका है, उसको बेचना बाकी है। ट्रेडिंग वाला कंसर्न, यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न जो हमारे मोमो वाले भैया हैं, वो मोमो फैक्ट्री से लाते हैं बेचते हैं, लाते हैं बेचते हैं। वही अगर वो घर पे बनाते फिर बेचते तो उनका वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाता। लेकिन अगर वो कहीं से ला रहे होलसेल मार्केट से फिर बेच रहे तो वो उनका वो ट्रेडिंग हो गया, यानी कि बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, जिनको हम अकाउंट रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं, वो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल कौन हुआ, इंडिविजुअल एक अकेला पर्सन हो गया, मैं आप। हमेशा जान लीजिए ह्यूमन बीइंग को इंडिविजुअल कहा जाएगा। इंडिविजुअल्स या फिर हमारी एंटिटीज़, यानी कोई कंपनी हो गई या कोई बैंक हो गया या ऐसी चीज़ें, टू होम द बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड फ्रॉम होम द मनी इज़ येट टू बी रिसीव्ड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं मोमो सेल करता हूँ,
तो मैंने क्या किया, आप मेरे पास डेली आते हो, 20 रुपीज़ के मोमोज़ खाते हो, उसके बाद चले जाते हो। लेकिन एक दिन आप आए, आपने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मुझे मोमो दे दीजिए, मैं खा लूँगा, मैं कल आऊँगा तो आपको पैसा दे दूँगा। तो यहाँ पे जो आपने कल वाला जो उधारी किया, तो मेरे लिए आप क्या बन गए, मेरे लिए, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, आप बस उधारी पे मोमो खा के चले गए, कल मुझे लाख पैसे दे दोगे। लेकिन जब मेरे लिए आप बन गए हो डेटर। डेटर यानी कि कौन होता है, जिसको मैंने गुड्स या सर्विस बेच दिया है और मुझे उससे पैसा मिलना है, रिसीव होना है। यानी कि गुड सर्विस ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है, आपको बस पेमेंट करना बाकी है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे, वो मेरा क्या हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ, यानी कि मुझे पैसा मिलना है। तो आप मेरे लिए क्या बन गए, डेटर बन गए। दे रिप्रेजेंट अमाउंट्स रिसीवेबल बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को जो अमाउंट मिलना है वो बताता है। इफ ABC सेल्स गुड्स वर्थ 10,000 टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये का सामान बेचा ABC लिमिटेड, तो जो मिस्टर एक्स हैं वो डेटर बन जाएंगे हमारी ABC लिमिटेड के लिए फॉर 10,000 रुपीज़। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स यानी कि अकाउंट्स पेबल्स, यानी कि अब मैं आपसे उधार पे सामान ले रहा हूँ, आपको पैसा नहीं दिया। मीनिंग्स इंडिविजुअल और एंटिटीज फ्रॉम होम द बिजनेस हैज परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू होम द मनी इज येट टू बी पेड, यानी कि जो बिजनेस है, यानी कि जो मेरा बिजनेस है, अब मैंने आपसे कुछ चीज़ उधार पे ली है, गुड्स और सर्विस कुछ भी हो सकता है, और आपको पैसा अभी नहीं दिया है, मुझे पैसा देना है, यानी कि येट टू बी पेड। तो आप मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। यानी कि अब मैं उधार लिया हूँ, आपको पैसा मिलना है, तो मैं आपके लिए डेटर हो गया, आप मेरे लिए क्रेडिटर हो चुके हो। दे रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, वहाँ पे था रिसीवेबल बाय द बिजनेस, यहाँ पे है पेबल बाय द बिजनेस। यानी कि डेटर्स में क्या होता है, मुझे पैसा मिलेगा, क्रेडिटर्स में क्या होता है, मैं आपको पैसा दूंगा। एग्जाम्पल, ABC परचेज गुड्स वर्थ 5,000 फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से ABC लिमिटेड ने 5,000 का सामान खरीदा उधार पे। ध्यान रहे ये उधार पे ही होता है, कैश पे हो गया तो यहाँ पे डेटर क्रेडिटर वाला लॉजिक नहीं बैठता है। देन मिस्टर वाई इज अ क्रेडिटर ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 5,000, यानी कि ABC लिमिटेड को 5,000 रुपये हमारा मिस्टर वाई को देना रहेगा। अब हमारा आता है बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये हमारा एक रिटर्न ऑर्डर होता है, रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जो कि सेलर यानी कि ड्रॉर अपॉन द बायर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। व्हेन द बायर एक्सेप्ट्स द बिल, इट बिकम्स अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेलर, इट इज़ अ करेंट एसेट। बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, मान लीजिए मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, मैंने क्या किया, आपको एक, ये हमारा एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि हमने पैसा देना है, सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, मैं ड्रॉअर हूँ, यानी कि मैंने बिल्स रिसीवेबल बनाया, आपको भेज दिया, आपने उस पर साइन किया। और बिल्स रिसीवेबल में क्या हुआ कि आप मुझे किसी पर्टिकुलर डेट को, यानी कि चलो मान लो परसों, यानी कि सपोज 20 अप्रैल को आपको मुझे 10,000 रुपये देना है। तो बिल्स रिसीवेबल बनाया, मैंने साइन किया, आपका सिग्नेचर ले लिया, अब मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल रखा है। हमारा एक तरह से क्या होगा, एक अनकंडीशनल ऑर्डर हो गया, एक रिटर्न अनकंडीशनल हमारा ऑर्डर हो गया कि आप मुझे सर्टेन सम ऑफ मनी पे करोगे एक स्पेसिफाइड डे पे। तो यहाँ पे सेलर मैं हो गया, जिसने बिल्स रिसीवेबल बनाया वो ड्रॉअर हुआ, जिसने साइन किया मतलब जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉई हो गया। When the buyer accepts this bill, यानी कि जब आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लोगे, तब ये जो बिल है वो हमारा बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा फॉर द सेलर, यानी कि मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। Who will receive the money, यानी कि मुझे पैसा मिलना है तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और ये मेरे लिए एक करंट एसेट हो गया। सेम उसी तरीके से जब आपने उसको साइन कर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जब मेरे लिए मुझे पैसा मिलना है तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, यानी कि मुझे रिसीव होना है। उसी तरीके से आपके लिए वो बिल्स पेबल हो गया, बिकॉज आपको वो पैसा देना है। तो उसी वही यहाँ पे लिखा है कि अ रिटन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस गिवन बाय द बायर, यानी कि आप बायर हो, आपने उस बिल को एक्सेप्ट किया, टू द सेलर, मैं सेलर हूँ, मैं ड्रॉअर हूँ, मेरे लिए एक्सेप्ट किया, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, यानी कि आप एक मनी मुझे दोगे एक स्पेसिफाइड डेट पे। ये आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी फॉर द बायर, यानी कि आपके लिए एक लाइबिलिटी है जिसको, यानी कि हु हैज़ टू पे द मनी, यानी कि आपको ये पैसा देना रहेगा, और ये आपके लिए एक करेंट लाइबिलिटी होती है।
वाउचर क्या होता है, वाउचर समझ लेते हैं। वाउचर एक हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है इन द सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि वाउचर हमारा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा सपोर्ट करता है, एविडेंस होता है। इट प्रोवाइड्स रिटन प्रूफ दैट द अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन अ प्लेस, यानी कि मान लीजिए हमारे बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, मान लीजिए आप मोमो खा गए और मैंने आपको जो कैश मेमो है या फिर जो रसीद होती है मैंने आपको निकाला, फाड़ के दे दिया, तो ये वाउचर क्या हुआ, हमारा एक एविडेंस हुआ कि हमारे बीच में एक ट्रांजेक्शन हुआ है। एग्जांपल्स क्या होते हैं, जो हमारे कैश मेमोज होते हैं, इन्वॉइसेस होते हैं, रिसीट्स होती हैं, पेमेंट की जो स्लिप्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो जैसे आप बैंक में जाते हो, जब आपने अगर जो बैंक की रसीद फिल करके हम पैसा सबमिट करते हैं, मतलब कि डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें दो रसीद होती है, एक होता है बैंक वाला फाड़ के रख लेता है, एक आपको स्लिप दे देता है स्टैंप लगा करके। तो वो क्या हुआ, एक तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि आपका और बैंक का एक तरह से ट्रांजेक्शन हुआ है, वो जो वाउचर है वो आपका उसका प्रूफ हो गया। डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट जो रियल लाइफ में होता है सेम उसी तरीके से हमारा बिजनेस लाइफ में भी होता है। तो अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जैसे कि मॉल वगैरह में होता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, यानी कि जो सामान अगर 100 रुपये का है उस पर अगर डिस्काउंट हमने, आप जैसे मान लीजिए मैं मोमो वाला हूँ, आप मेरे डेली रेगुलर कस्टमर हो, तो जो 20 रुपये का आप मोमो खाते हो, मैं आपको क्या करता हूँ कि अगर आप मुझसे 2 प्लेट मोमो लोगे, एक प्लेट 20 का है, अगर 2 प्लेट लोगे 40 का, तो मैं आपको 30 रुपीज़ में दे दूँगी, यानी कि 10 रुपये कम करके दूंगा। तो मैंने जो 10 रुपये कम किया, ये क्या हो गया, आपके लिए एक डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अ रिडक्शन अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस एट द टाइम ऑफ द सेल। इट इज़ यूजुअली गिवन टू एनकरेज बल्क प्राइजेस एंड इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जब मैं आपको रसीद, जो मैंने अभी बताया कि यानी कि ये बल्क परचेज करने के लिए होता है, जो अभी मैंने आपको डिस्काउंट दिया ये एक ट्रेड डिस्काउंट था, यानी कि मैं लोगों को लालच दे रहा हूँ कि मेरे से 4 प्लेट मोमो खरीदो तो 20 रुपये आपका मैं कम कर दूंगा, 2 प्लेट लोगे तो 10 रुपये कम कर दूंगा, यानी कि क्वांटिटी बढ़ी, डिस्काउंट बढ़ा। यहाँ से क्या हो रहा है, मैं बल्क परचेज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं आपको रसीद बना कर दूंगा तो उसमें मैं ये नहीं लिखूंगा कि टोटल वैल्यू 40 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट 10 रुपीज़, वहाँ पे मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल वैल्यू 30 रुपीज़, वहाँ पे मैंने 40 लिखा ही नहीं और ना ही मैंने डिस्काउंट लिखा माइनस 10 रुपीज़। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ और जो मेरा वैल्यू बन रहा है कैश मेमो का वो डायरेक्ट 30 रुपीज़, वहाँ पर मैंशन नहीं कि मैंने कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। यानी कि उसको हम कहीं ना तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करते हैं, वो डायरेक्ट पैसे से ही माइनस होकर लिखा जाता है। जब आप अकाउंट्स बनाएंगे आगे चल के, हम जब जर्नल एंट्री वगैरह करेंगे तो आगे चल के अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट ऐसे ही होता है कि अगर 100 रुपीज़ की सीट 90 में मिल रही है तो हम जब अकाउंट्स में एंट्री करेंगे तो डायरेक्ट 90 लिखेंगे, वहाँ पे 100 माइनस 10 करके फिर 90 वाला समझ चीज़ ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 90 लिख देंगे। कैश डिस्काउंट उसी तरीके का अब जस्ट अपोजिट होता है, अ रिडक्शन अलाउड फॉर द prompt payment, it is recorded separately in the books of account as an expense, discount allowed और income discount received। अब जैसे कि मान लीजिए आप मुझसे उधार ले गए थे 20 रुपीज़ वाला, आप उधार पर मोमो खा गए, तो जब आप कल मुझे देने आए, कल की जगह आपने क्या किया, आज ही रात जब आप खा गए आप तुरंत घर गए, घर से आके मुझे 20 रुपीज़ दे दिया, कल देने की जगह आज ही दे दिया, तो मैं आपकी ईमानदारी से खुश हो गया, मैं कहा कि चलो ठीक है छोटू तुम बहुत अच्छा काम किए, तो 20 रुपये मैंने क्या किया, 20 रुपीज़ में से मैंने आपको 5 रुपये वापस कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपने 20 दिया मुझे, 5 रुपीज़ मैंने वापस कर दिया, ये मेरे लिए क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंस हुआ, यानी कि यहाँ पे खर्चा हुआ। डिस्काउंट भले ही फ़ायदा आपको, यानी कि डिस्काउंट आपको मिला, आपके लिए एक इनकम हो गई 5 रुपये, तो ये क्या हुआ, हमारा एक डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपके लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपको डिस्काउंट मिला है, मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया और डिस्काउंट अलाउड हो गया। अकाउंट्स की बुक में जब हम लिखेंगे तो इसको डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, जब हम देंगे और जब हमें मिलेगा तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव के नाम से लिखेंगे। उसी तरीके से सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा एक ऐसा पर्सन होता है या फिर बिजनेस होता है दैट हैज सफिशिएंट एसेट्स टू मीट इट्स लायबिलिटी, यानी कि मेरे पास इतनी पैसा है, मेरे पास इतना एसेट है कि मैं अपनी लायबिलिटी को मीट कर पा रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है और मुझे किसी को 50 रुपये देने हैं, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, उधारी कम है, एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक सॉल्वेंट व्यक्ति हुआ, यानी कि जो 50 रुपये मुझे देने, मैं 50 रुपये अगर उसको दे दूंगा
और तभी मेरे पास 50 रुपये बचेगा, यानी कि मैं अपनी लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, एसेट्स ज़्यादा हो गई, तो मैं क्या हुआ, एक सॉल्वेंट पर्सन हुआ। और यहीं पे अगर मेरे पास 100 रुपये है, मुझे 200 रुपये लौटाने, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा है, मुझे पैसा ज़्यादा देना है किसी को, लाइबिलिटी मेरे पास ज़्यादा है जबकि एसेट कम है, लाइबिलिटी 200 है, एसेट 100 रुपये है, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट अगर हिंदी में आपके स्कूल वगैरह में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड हिंदी में बताया जाएगा, दिवालिया निकल गया, यानी कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई, एसेट्स कम हो गए। बहुत सारे जैसे अनिल अंबानी जैसे उन्होंने फाइल किया था कि उनकी नेटवर्थ ज़ीरो हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी कि उनका दिवालिया निकल गया, उनका उधारी ज़्यादा हो गई है, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो ये क्या हो गए, हमारे इंसॉल्वेंट होते हैं। तो इंसॉल्वेंट हमारा एक पर्सन भी बन सकता है, एक पूरा बिजनेस भी बन सकता है जो कि अनेबल टू पे है इट्स डेट बिकॉज इट्स लाइबिलिटी एक्सीड्स इट्स एसेट्स, यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो एसेट से ज़्यादा हो जा रही है। उसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो जाता है ख़त्म, बट लास्ट में आप कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, MITS, ये मैं पहली बार अपने चैनल पे ला रहा हूँ। तो MITS में क्या होगा, इसमें से कुछ टिप्स होंगी, 10 टिप्स के आसपास। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा इसी चैप्टर का, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बट आप वीडियो बंद करें इससे पहले मुझे अप्रैल एंड होने से पहले मुझे 200 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, नोट्स को डाउनलोड कर लो। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो आज चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आज आपको इसके नोट्स मिल जाने वाले हैं। उसके अलावा आपने अगर कुछ कमेंट नहीं किया है तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।